हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। वह रविवार की एक अलसाई सी सुबह थी जब मेरी छोटी बुआ का लड़का केशव अचानक मुझे फ़ोन किया कि वह पटना में ही है और थोड़ी देर में मुझसे मिलने और अपनी बेटी नेहा की शादी का निमंत्रण पत्र देने मेरे घर आ रहा है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 10 बरसों से वह पटना आता भी था तो मुझसे मिलने नहीं आता था, ना ही फ़ोन करता था। जाने कौन सी बात उसके दिल में चुभ गई थी। एक समय ऐसा भी था जब केशव मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था। हमारे संबंध इतने मजबूत थे कि एक अतरंग दोस्त की तरह हम दोनों हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और अब आलम यह था कि रिश्ते का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। कहते हैं मन में शिकायतों का चाहे कितना बड़ा पुलिंदा क्यों ना कर लो, पर मायके से आमंत्रण की आशा ही दिलो दिमाग को उल्लास से भर देता है। यही सोचकर मन मेरा आहित था कि अनंतः केशव को उससे मात्र 6 महीने बड़ी अपनी बाल सहचर मुनिधि का प्यार खींच ही लाया। फ़ोन करने के घंटे भर बाद ही वह हंसता मुस्कुराता पहले की तरह मेरे सामने खड़ा था, पहले से ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त। इतने दिनों में उसकी पत्नी स्मिता ने ठोक पीट कर उस सरल व्यक्तित्व वाले केशव को काफ़ी कुछ बदल दिया था। पास आकर जब उसने मेरे पांव स्पर्श किए तो अनायास ही हम दोनों की आंखें भर आई। इतने में मेरे पति हरीश जी भी वहां आ गए थे। कुछ देर तक औपचारिक और घर की परिवार की बातें होती रही। हमेशा की तरह जब वह अपने जीजा जी से किसी राजनीतिक चर्चा में व्यस्त हो गया, मैं उठकर चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। हाथ भले ही मेरे कामों में लगे थे, पर दिलो दिमाग पर यादों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ था। केशव को देख बार बार मुझे नैना बुआ की याद आ रही थी। ऊंचे कद काठी और तीखे नैन नक्श वाली नैना बुआ काफ़ी सुंदर थी। उनका बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का। पर अक्सर जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलता है वह हमें मंजूर नहीं होता। इसी पाने और खोने के जद्दोजहद में ज़िंदगी निकल जाती है। छोटी बुआ के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। उनका बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। किसी भी डॉक्टर को देखती तो वह अभिभूत हो जाती, पर 6 भाई बहनों वाले उनके लंबे चौड़े परिवार में उनके सपनों का कोई मूल्य ही कहाँ था। उनके बीए का फाइनल एग्ज़ाम समाप्त होते ही दादाजी ने अपनी अंतिम जिम्मेदारी नैना बुआ की शादी कर निश्चित हो गए और नैना बुआ अपने सपनों की गठरी संभाले ससुराल चली गई, जहां उनके पढ़ाई की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फूफा जी एक प्राइवेट नौकरी में थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल था। शादी के 3 वर्ष पूरे होते होते उनके 2 बच्चे भी हो गए, केशव और निशा। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। उनके ससुराल में उनके जेठ और देवर दोनों अच्छी नौकरियों में थे। उनके बच्चों के सामने बुआ के बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, जो उनको गवारा नहीं था। बच्चों को सम्मानपूर्ण जिंदगी देने के लिए वह पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। साथ ही जो समय बचता उसमें ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जीवन में मिले चुनौती को उन्होंने स्वीकार और साहस के से उसका मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन दिनों बुआ और पापा के एक ही शहर में रहने के कारण मैं और केशव एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। केशव बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज था। मेरे नंबर भी बुरे नहीं आते थे, पर लाख कोशिशों के बावजूद नंबर के मामले में मैं हमेशा उससे पीछे रह जाती। हालांकि वह पढ़ाई में मेरी हर संभव सहायता करता। बीए के बाद हम दोनों ने एमए में नामांकन तो करवाया, पर एक सकारात्मक सोच के साथ हम दोनों यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे।
मैं भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, पर पापा अपने सर का बोझ उतारने के लिए जल्दी में मेरी शादी तय कर आए। पापा का निर्णय हमेशा से निर्णायक होता था, इसीलिए कुछ भी कहना बेकार था। शादी के बाद मिली नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि पढ़ाई लिखाई सब भूल गई। तभी एक दिन पता चला कि केशव IAS अधिकारी बन गया है। ट्रेनिंग में जाने के पहले वह मुझसे मिलने भी आया। केशव का ट्रेनिंग अभी समाप्त ही नहीं हुआ था कि निशा को भी मेडिकल में एडमिशन मिल गया। बुआ की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी अपने लिए देखे गए सपनों को बेटी ने साकार कर दिखाया था। बच्चों के अभूतपूर्व सफलता ने बुआ की किस्मत पलट दी और वह आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थ होने के साथ ही समाज में भी उनका मान सम्मान और रुतबा बढ़ गया था। अब तो बुआ अपने जीवन में उग आए नव पल्लवों को हर उस आदमी को दिखाना चाहती थी जो कभी उन्हें शब्दों के व्यंग बाणों से घायल कर उनका निरादर करते थे। केशव के लिए अब उनके पास ढेरों रिश्ते आने लगे थे। कभी जिनके दहलीज पर बुआ को कदम रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अब वही लोग उनके दहलीज पर बैठे उनसे रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे थे, जिससे बच्चों की सफलता का एक शक्तियुक्त अभिमान उनके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। उन्होंने यह जानते हुए भी कि केशव नंदिनी से प्यार करता है और कभी उन्हें भी नंदिनी बहू के रूप में पसंद थी, फिर भी उन्होंने केशव की शादी एक रिटायर्ड IAS अफसर की बिटिया स्मिता से तय करने का मन बना लिया था। जैसे ही केशव को मालूम हुआ, वह बुरी तरह झुंझला उठा। माँ, आपको हो क्या गया है? हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। सक्सेना साहब की लड़की स्मिता कॉन्वेंट से पढ़ी, तेज स्वभाव की अत्यंत आधुनिक लड़की है। उसकी बोल चाल, खान पान और पहनावा सब हम लोगों से अलग है। खासकर आपकी सोच से उसकी सोच पूरी तरह अलग होगी। आपके कहने पर भी ना वह घूंघट डालेगी, ना ही साड़ी पहनेगी। जानबूझकर आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार है। आपको तो नंदिनी जैसी लड़की चाहिए। शायद जाने अनजाने माँ को याद दिला रहा था कि वह नंदिनी से प्यार करता है। नंदिनी का नाम सुनते ही बुआ बिदक उठी थी। तुम इस खामख्याली में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी नंदिनी जैसी साधारण लड़की से और उसके जैसे साधारण परिवार में करूँगी। अगर नंदिनी से शादी हो गई तो लोग कहेंगे, देखो अपनी औकात पर आ गई। मैं स्मिता जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की से ही तुम्हारी शादी करूँगी। तू चिंता मत कर, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। अगर तुमने मेरी इच्छा का खून कर नंदिनी से शादी की बात भी की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। बुआ अच्छी तरह जानती थी कि केशव उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था वह किसी से छुपा नहीं था। वही हुआ भी। पहले केशव मेरी शरण आया। मैंने बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी भी शर्त पर नंदिनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। केशव ने और भी लोगों द्वारा माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं मानी। तब लाचार होकर केशव बोला, माँ, आपको मेरी बात नहीं माननी है मत मानिए, पर एक बात जान लीजिए कि अब जिसे बहू बना कर लाएंगी और अगर वह आपके साथ कुछ गलत करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही होगी। मैं हरगिज़ आपका साथ नहीं दूंगा। बुआ ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी केशव की शादी स्मिता से तय कर दी। बुआ को हो या ना हो, पर मैं इंगेजमेंट के दिन ही स्मिता के घर वालों का नकली और दरिया में मुझे आगत के कदमों की आहट मिल गई थी। शादी के बाद तो जल्दी ही बुआ को भी बहुत कुछ समझ में आने लगा था। स्मिता का पहनावा ही नहीं, बोलचाल भी इतनी अलग और दम्भ से भरा था कि एक सप्ताह में ही बुआ को लगने लगा था कि उनके परिवार के परंपरा और संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएंगी।
खान पान भी इतना अलग था कि बुआ के मेहनत और प्यार से बनाए खाने पड़े ही रह जाते और वह ऑर्डर देकर मंगाए बर्गर और पिज़्ज़ा से अपना और केशव का पेट भरती। शादी के एक हफ्ते बाद ही वह केशव के साथ मुंबई चली गई। फिर पलटकर बुआ के उस छोटे से घर में आने का कष्ट नहीं की। मुंबई में वह आराम से अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला रही थी, जहां बुआ के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी बुआ और फूफा जी बेटे से मिलने जाते भी तो बेटे को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती और बहू को सैर सपाटे और पार्टियों से। दोनों बच्चे मंसूरे के हॉस्टल में रहते थे। परायों की तरह वह दोनों घर के एक कोने में पड़े रहते। एक नौकर उन लोगों के देखभाल के लिए रहता। बच्चे घर पर होते भी तो उन्हें अपने गंवार दादा दादी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब उस घर में स्मिता के मायके वालों का मान सम्मान था। वे लोग अक्सर बुआ और फूफा जी की अवहेलना कर सिर्फ केशव का सम्मान करते। धीरे धीरे बुआ का यह हाल हो गया कि बहू के बनाए सीमा रेखा के बाहर बैठी अतृप्त तृप्त मन से बेटे का आशातीत वैभव को निहारती रहती। जिस सुख की कल्पना में जी तोड़ मेहनत की थी, वे सारी इच्छाएं पूरी भी हुई, पर उसकी तासीर ही बदल गई। उन्होंने ही बेटे की जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। फूफा जी के अचानक हार्ट अटैक मृत्यु के बाद बुआ ने बेटे के पास जाना ही छोड़ दिया। उन्हें खामोश रहना ही सही लगा। बुआ से ही नहीं, हम सब से केशव की दूरी काफ़ी बढ़ गई थी। उनके सारे पुराने दोस्त उससे अलग हो गए। बरसों बाद वह आज शायद एक बार फिर टूटी कड़ियों को जोड़ने निकला था। मैं उसके लिए उसकी पसंद की कचौड़ी और चटनी लेकर आई तो उसकी आंखें चमक उठी। मेरे कहने के पहले ही प्लेट उठाकर खाने में जुट गया। खाना समाप्त कर बोला, दी, आपको अभी भी मेरी पसंद याद है। बहन हूँ तुम्हारी, कैसे भूल सकती हूँ। वह पहले की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर देर तक बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। तभी अचानक ही पूछ बैठा, दी, नंदिनी कहाँ है? उसकी शादी कहाँ हुई? मैं उसे नेहा की शादी में बुला लूँ? मैं उसकी बातें सुन स्तंभ रह गई। अपने पहले प्यार को वह आज तक भुला नहीं पाया था। वह तो पटना में ही है, वहीं के एक कॉलेज में पढ़ाती है, पर उसने शादी नहीं की है। तुम उससे ना मिलो, वही अच्छा है। मेरी बातें सुन उसका चेहरा काफ़ी निर्भय हो गया था। वह निर्वाक चुपचाप बैठा कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर चला गया। शादी के दिन मैं जरा पहले ही पहुंच गई। केशव ने पटना का एक प्रसिद्ध होटल बुक किया था। अंदर घुसते ही समीता से सामना हो गया। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही गाने वालियों को सुनाकर बोली, बुआ देर से आई है, कुछ चुन चुन कर गालियाँ सुनाओ। एक हंसी का दौर गूंज उठा। मायके के इस मीठे नोक झोंक के लिए ही तो किसी भी लड़की का मान मायके के गंगोत्री में डुबकी लगाने के लिए बेचैन रहता है। साथ लाए उपहार को स्मिता को सौंप कर मुड़ी तो निशा से नजरें चार हुई। फिर तो उस भीड़ भाड़ में भी एक एकांत कोना ढूंढ हम दोनों बातों में मशगूल हो गए थे। तभी मुझे याद आया, अरे निशा, शाम होने वाली है, कितनी ही शादी के विधि बाकी होंगे। चल चल कर हम लोग मिलकर उसे पूरा करवाते हैं। बैठो ना दी, कैसी विधि विधान, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक बार शादी के समय ही पंडित जी को जो विधि करवाना होगा करवा देंगे। अभी तक बुआ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सभी की शादी में तो सारी रस्में वही पूरा करवाती थी, पर आज कहाँ है? अम्मा आई कहाँ हैं जो रस्में निभाएंगी? उसे तो भैया भाभी मुंबई में ही छोड़ आए हैं। भाभी का कहना है वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। विवाह में आती तो भीड़ भाड़ में कौन उन्हें संभालता। बोलते बोलते निशा की आंखें भर आई थी। थोड़ी देर तक हम दोनों बहनों के बीच गहरा सन्नाटा पसरा रहा। एक अनकही घनीभूत पीड़ा का एहसास हम दोनों के बीच पसरने लगा था। तभी वहाँ स्मिता आ गई। अरे दीदी,
आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हैं, पर गहने आपके वही आउटडेटेड डिज़ाइन वाले हैं। समय बहुत बदल गया है, कुछ नए गहने बनवाइए। वह हंसते हुए चली गई और निशा भुनभुनाते लगी। दी, आपने भाभी को देखा, जरा सा मौका मिलते ही हमारे ऊपर गवार होने का लेबल लगाकर चली गई। तभी जाने कहाँ से घूमता फिरता केशव आकर बैठ गया। मेरी व्यवस्था कैसी लगी दी? बहुत सुंदर। तुम तो शुरू से ही हर काम व्यवस्थित ढंग से करते हो, कहीं कभी कोई गलती नहीं करते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ही तो गलत हो गया दी। काश उस दिन माँ के गलत मांग को नहीं मानता तो आज मेरे सारे रिश्ते खोखले नहीं होते, ना ही इतनी जिंदगियां बर्बाद होती। अब तो बस यही विनती है कि अगर इस घर में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो तू मुझे माफ़ कर देना। कहीं न कहीं मैं मजबूर हूँ। मेरे मान सम्मान की चिंता तो तू मत ही कर, बारातियों के स्वागत की चिंता कर। बहन हूँ तेरी, तेरे दिल की सारी बातें समझती हूँ। हम दोनों के रिश्ते परिस्थितियाँ बस उलझे ज़रूर गए हैं पर टूटे नहीं हैं। थोड़ी देर में कोई लोग केशव को ढूंढते हुए उसे लेने आ गए और वह अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए वहां से चला गया। उस दिन देर रात जब मैं शादी से लौट रही थी, मुझे ही यही लग रहा था कि जीवन में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ उलट पुलट कर रख देता है। सब कुछ पाकर बुआ का दामन खाली ही रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की वर्तानी गलत हो जाए तो नंबर नहीं कटते, खुशियां ही कट जाती हैं।